भारत वाकई में मतलब एक कमाल का देश है। यहाँ ऊंचे बर्फीले पहाड़ हैं तो विशाल मैदान भी हैं, तपते रेगिस्तान हैं और खूबसूरत द्वीप भी हैं, सब कुछ है। आज हम इन्हीं अलग अलग भौगोलिक शक्लों को आपके दिए गए स्रोतों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। और मजेदार बात यह है, देखिए कि कुछ हिस्से जैसे दक्षिण का पठार वो धरती के सबसे पुराने जमीनी टुकड़ों में से हैं। बिल्कुल। तो वहीं हिमालय जैसे पहाड़ एकदम नए हैं, भूगर्भिक तौर पर मतलब अभी भी बनी रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और इसीलिए इन्हें थोड़ा क्या कहते हैं, अस्थिर भी माना जाता है। हाँ, चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो मोटे तौर पर अगर देखें, भारत की जमीन को 6 हिस्सों में बांट सकते हैं। उत्तर के पहाड़ यानी हिमालय, फिर उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान, समुद्र तटीय मैदान और हाँ, हमारे द्वीप समूह। शुरुआत हिमालय से करें। जी बिल्कुल। हिमालय ये दुनिया की सबसे नई और ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से है। सोचिए, ये तब बने जब भारत की जमीनी प्लेट एशिया से टकराई। जैसे वो दो गाड़ियों की टक्कर होती है ना, हाँ, बोनेट मुड़ जाता है, वैसे ही जमीन ऊपर उठ गई और ये पहाड़ बन गए। इसीलिए इन्हें वलित पर्वत कहते हैं। अच्छा, वलित पर्वत। जी, और ये उत्तर में पश्चिम से पूर्व करीब 2400 किलोमीटर तक फैले हैं। काफी लंबी श्रृंखला है। वाह। और सुना है इसमें भी अलग अलग परतें हैं, मतलब एक जैसी नहीं है पूरी? नहीं, एक जैसी नहीं, इसमें 3 समानांतर श्रृंखलाएं हैं, एक के बाद एक। हाँ। सबसे उत्तर में है हिमाद्री, महान हिमालय। औसत ऊंचाई ही 6000 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8598 मीटर, वो यही है। बाप रे, 6000 मीटर औसत? हाँ, और इसका जो कोर है वो ग्रेनाइट का बना है और ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। कई बड़ी नदियां, ग्लेशियर यहीं से निकलते हैं। फिर हिमाद्री के दक्षिण में है हिमाचल। इसे लघु हिमालय भी कहते हैं। ये थोड़े कम ऊंचे हैं, मान लीजिए 3700 से 4500 मीटर। अच्छा। यहीं पर मशहूर पीर पंजाल रेंज है, धौलाधार रेंज है और खूबसूरत घाटियां जैसे कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा, वो सब इसी हिमाचल रेंज में है। हाँ, घूमने की बेहतरीन जगह है। बिल्कुल। और फिर सबसे बाहर की तरफ मतलब दक्षिण में आती है शिवालिक रेंज। ये सबसे कम ऊंची है, 900 से 1100 मीटर, और चौड़ाई भी कम, 10 से 50 किलोमीटर। और ये सबसे नई भी है। ये असल में उन कंकड़ पत्थरों अवसादों से बनी है जो हिमालय से निकलने वाली नदियां बहा कर लाती हैं। अच्छा, नदियों के लाए मलबे से? हाँ, और यहाँ लंबी संकरी घाटियां मिलती हैं जिन्हें दून कहते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। समझ गया। तो ये 3 परतें हो गईं। और आपने कहा था ये पश्चिम से पूर्व फैली हैं। क्या इनमें भी कोई विभाजन है? मैंने पंजाब, कुमाऊं हिमालय वगैरह सुना है। हाँ, सही सुना है। नदियों ने इन श्रृंखलाओं को पश्चिम से पूर्व भी बांटा है। जैसे सिंधु और सतलुज नदी के बीच का हिस्सा पंजाब हिमालय कहलाता है। सतलुज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच असम हिमालय। अच्छा, ये नदियों के आधार पर है। जी। और पूर्व में जब ब्रह्मपुत्र नदी आती है, उसके बाद ये पहाड़ अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाते हैं। इस हिस्से को पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां कहते हैं। इसमें पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स ये सब आती हैं। तो ये हुआ पूरा हिमालय का क्षेत्र। अब इन ऊंचे पहाड़ों से जो नदियां निकलती हैं, जाहिर है वो नीचे आकर कुछ तो करती होंगी, मैदान बनाती होंगी। एकदम सही पकड़ा। इन्हीं बड़ी हिमालयी नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी, उसे जलोढ़ कहते हैं। उसी जलोढ़ मिट्टी के जमा होने से बने हैं हमारे विशाल उत्तरी मैदान। विशाल मतलब कितने विशाल? करीब 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। बहुत बड़ा इलाका है। और क्योंकि मिट्टी बहुत उपजाऊ है, यहाँ खेती जबरदस्त होती है और इसीलिए यहाँ आबादी भी बहुत घनी है। ये भारत का अन्न भंडार है, कह सकते हैं। लेकिन क्या ये मैदान बिल्कुल सपाट एक जैसे हैं या इनमें भी कुछ फर्क है? करती हैं। वो करीब 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी में कंकड़ पत्थर जमा करती हैं। हाँ। उसे भाबर कहते हैं। यहाँ अक्सर छोटी नदियां उन पत्थरों के नीचे गायब सी हो जाती हैं। अच्छा, गायब हो जाती है। हाँ, मतलब सतह पर दिखना बंद हो जाता है। फिर इस भाबर पट्टी के दक्षिण में जहां ये नदियां फिर से जमीन पर दिखने लगती हैं, वो इलाका काफी नम और दलदली सा होता है। इसे तराई कहते हैं।
पहले यहाँ जंगल और वन्यजीव बहुत थे। अच्छा। और फिर आता है मैदान का मुख्य हिस्सा, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदानों से थोड़ा ऊपर होता है। इसे भांगर कहते हैं। इस मिट्टी में कहीं कहीं चूनेदार कंकड़ भी मिलते हैं, जिन्हें कंकर कहते हैं। और जो बिल्कुल नदी के पास होता है, जहाँ बाढ़ आती रहती है, वो बाढ़ वाले मैदानों का नया ताजा जमा हुआ जलोढ़ है, उसे खादर कहते हैं। ये हर साल नया होता रहता है, इसलिए बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है। गहन खेती के लिए एकदम सही। समझ गया। भाबर, तराई, भांगर, खादर, मैदानों में भी काफी कुछ है। अब मैदानों के बाद भारत के दक्षिणी हिस्से की तरफ चलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार, ये नाम से ही लगता है काफी पुराना होगा। हाँ बिल्कुल, ये एक मेज की आकृति वाला भूभाग है, टेबल लैंड जैसा। और ये पुरानी क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। ये असल में प्राचीन गोंडवाना भूमि के टूटने और खिसकने से बना था। तो ये भारत के सबसे पुराने भूभागों में से एक है। गोंडवाना भूमि, हाँ सुना है। इस पठार की खास बात है इसकी चौड़ी और उथली घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां। नर्मदा नदी इसे मोटे तौर पर 2 मुख्य भागों में बांटती है। नर्मदा के उत्तर वाला हिस्सा मध्य उच्च भूमि कहलाता है। इसमें मालवा का पठार प्रमुख है। विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखलाएं भी इसी के पास हैं। और नर्मदा के दक्षिण वाला? वो त्रिभुज के आकार का दक्कन का पठार है। ये दक्षिण की ओर फैला हुआ है। सतपुड़ा रेंज इसकी उत्तरी सीमा बनाती है, जबकि महादेव, कैमूर और मैकाल रेंज इसके पूर्वी विस्तार हैं। दक्कन ट्रैप, इसका नाम भी बहुत आता है, वो क्या चीज है? हाँ, दक्कन ट्रैप दक्कन पठार की एक बहुत खास पहचान है। ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। असल में ये ज्वालामुखी उत्पत्ति का है। मतलब लावा बहने और जमने से ये चट्टानें बनी और उन्हीं के टूटने से ये काली मिट्टी बनी है, जो कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अच्छा, तो ज्वालामुखी से बनी मिट्टी है ये? जी। चलिए अब पठार से थोड़ा पश्चिम की ओर देखते हैं। वहां तो रेती रेत है ना, रेगिस्तान। हाँ, अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर है भारतीय मरुस्थल, जिसे थार मरुस्थल भी कहते हैं। ये एक लहरदार रेतीला मैदान है, जहां रेत के टीले खूब मिलते हैं, खासकर वो चांद के आकार वाले टीले। बरखान? बिल्कुल, बरखान, वो यहाँ काफी दिखते हैं। इस इलाके में बारिश बहुत ही कम होती है, साल में 150 मिलीमीटर से भी कम। बहुत शुष्क जलवायु है। वनस्पति भी नाम मात्र की है। लूनी यहाँ की एकमात्र बड़ी नदी है, जो कुछ दूर बहने के बाद रेगिस्तान में ही विलीन हो जाती है। समुद्र तक नहीं पहुंच पाती? नहीं, ज्यादातर नदियां नहीं पहुंच पाती, पानी ही इतना कम है। ठीक है, अब जरा समुद्र के किनारों की बात करते हैं। तटीय मैदान, पश्चिमी और पूर्वी तटों में क्या कुछ खास अंतर है? हाँ, तटीय मैदान भी भारत की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पठार के दोनों ओर, मतलब पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के साथ, ये संकरी पट्टियां हैं। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरा है। इसके 3 भाग किए जाते हैं। उत्तर में कोंकण तट, मुंबई गोवा, बीच में कन्नड़ मैदान और दक्षिण में मालाबार तट। और पूर्वी वाला? बंगाल की खाड़ी के साथ वाला पूर्वी तटीय मैदान ज्यादा चौड़ा और समतल है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट। यहाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियां बहती हैं और अपने मुहाने पर बड़े बड़े उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा? हाँ। और वो चिल्का झील, वो भी तो यही है? जी हाँ, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये पूर्वी तट पर ही उड़ीसा में स्थित है। बढ़िया। अब बस आखिरी हिस्सा बचा, हमारे द्वीप समूह। जी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। बिल्कुल। भारत के पास 2 मुख्य द्वीप समूह हैं। एक अरब सागर में केरल के मालाबार तट के पास, ये है लक्षद्वीप। ये छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। पहले इनको लक्कादीव, मिनिकॉय, अमीन देवी कहते थे, अब मिलाकर लक्षद्वीप। कवारती द्वीप इसका मुख्यालय है। हाँ। और खास बात यह है कि ये छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। प्रवाल मतलब मूंगा? हाँ, कोरल, छोटे समुद्री जीवों के कंकालों के जमा होने से बने द्वीप। दिलचस्प है। और दूसरा समूह? अंडमान निकोबार। बड़े हैं, संख्या में भी ज्यादा हैं और ज्यादा बिखरे हुए हैं। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ऐसा माना जाता है कि ये द्वीप असल में समुद्र में डूबे हुए पहाड़ों की चोटियां हैं, जो पानी के ऊपर दिख रही हैं। पहाड़ों की चोटियां? जी। ये देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ काफी विविध प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। और एक और बात,
भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड, वो भी यही निकोबार द्वीप समूह में है। अच्छा, सक्रिय ज्वालामुखी भी है भारत में? जी। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत में भौगोलिक विविधता तो कमाल की है। मतलब हर तरह की जमीन, हर तरह का मौसम, हर तरह के संसाधन। निश्चित रूप से। और हर भौतिक इकाई का अपना महत्व है और वो दूसरी इकाइयों की पूरक भी है। जैसे पहाड़ पानी और जंगल के स्रोत हैं, मैदान देश के अन्न भंडार है, हाँ। पठारों में खनिजों का भंडार है जिससे हमारे उद्योग चलते हैं, और तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह मछली पकड़ने, बंदरगाहों और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। सही कहा। ये विविधता ही भारत की असली ताकत और समृद्धि का आधार है। बिल्कुल। ये देश के प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता और भविष्य में विकास की अपार संभावनाओं को भी दिखाता है। और ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है ना, कैसा सवाल? कि जैसे हमने बात की कि प्रायद्वीपीय पठार कितना पुराना और स्थिर है, वहीं हिमालय एकदम नया और भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय है। तो भविष्य में पृथ्वी के अंदर की ये जो हलचलें हैं, ये भारत के इस भौतिक स्वरूप को, इस नक्शे को और किस तरह से बदल सकती हैं? ये सोचने वाली बात है। वक्त के साथ तो नक्शे बदलते ही रहते हैं। जी, ये एक विचार है जिसके बारे में सोचा जा सकता है।